श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोविड-19 बीमारी जो कि पिछले वर्ष माह दिसंबर से ही उसका संक्रमण पूरे विश्व में फैलने लगा और उसकी चपेट में भारत भी उसमें आ गया है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हमारी देश की सरकार और भी जो अन्य जिला प्रशासन है और भी जो स्वयंसेवी संगठन हैं और अन्य व्यक्ति भी हैं जो वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और कोविड-19 और सामाजिक संगठनों के योगदान पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश एंगल जी को, जो कि रीवा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से हमेशा ही संलग्न रहते हैं। तो मुकेश एंगल जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने जी, कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोविड-19 से बचाव और जागरूकता के संबंध में सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि रीवा में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जो असहज स्थितियां खड़ी हुई हैं, जी तो उससे रीवा भी अछूता नहीं है। हमारा देश पूरा सफ़र कर रहा है। रीवा में जो लॉकडाउन हुआ है जी और ये इस बीमारी से बचाव के लिए जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लॉकडाउन किया कि लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, जी तो लेकिन सब लोग घर में रहना वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही बात है जी कि उससे बीमारी फैलती नहीं है और बचाव भी होता है। जी जी जैसा सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पालन करने को कहा बिल्कुल है। बिल्कुल पालन करने की कहा। लेकिन जो हम लोग शुरू से कार्य करते आए हैं वो सामाजिक क्षेत्र में काम करते आए हैं और हम लोगों ने जो एक चीज़ सबसे बड़ी महसूस की कि हम लोग के घर में, ठीक है, हमारे घर में हो चाहे समाज की जो भी मध्यम वर्गीय है या उच्च वर्गीय है, उनके घर में राशन पानी रहता है, उनके घर में सुख सुविधाएं रहती हैं, वो लोग 1 महीना 2 महीने भी घर में रह सकते हैं बहुत आराम से। जी लेकिन हमारा समाज में एक बड़ा तबका उन लोगों का है जो हैंड टू माउथ हैं, जो प्रतिदिन कमाते हैं, खाते हैं और तब जाकर उनके भोजन की आपूर्ति होती है और तब वो सो पाते हैं। जी हमारा ध्यान उस ओर गया, तो हमें लगा कि घर में बैठने भर से नहीं होगा और एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि समाज में अगर हमें ये स्थान दिया है और समाज में अगर हम काम करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें कुछ करना होगा। जिनके पास 2 वक्त का भी भोजन नहीं है, 1 वक्त का भोजन नहीं है, गरीब हैं, जो मजदूर हैं, बेघर हैं, कहीं सड़कों के किनारे, कहीं मैदानों में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, वो 2 महीना नहीं, वो 10 दिन नहीं, वो 2 दिन कैसे रह पाएंगे। जी और ये जब विचार आया तब हमारे टीम ने पूरी तुरंत आनन फानन में बैठक की और जिला प्रशासन को सूचित किया कि हमारी जहाँ पर भी आवश्यकता होगी हम सब तैयार हैं। और स्थितियाँ ये हुई कि आज वर्तमान समय में हमारे 80 कार्यकर्ता, जिस दिन से देश में लॉकडाउन हुआ है जी और इस शहर में भी उसका असर हुआ है, तब से हमारे कार्यकर्ताओं ने सबसे पहला कार्य ये किया कि पूरे शहर के जो नगरीय सीमा है, नगरीय निगम की सीमा है, उसमें पूरा सर्वे का कार्य किया जी कि किन किन क्षेत्रों में ऐसे स्लम एरिया हैं जहाँ पर लोग झुग्गी बना के रह रहे हैं, ऐसे कौन से मजदूर वर्ग हैं जो बाहर से आए हैं लेकिन यहाँ फंस गए हैं, जी ऐसे कौन लोग हैं जो यायावर तरीके से घूमते हैं, कहीं भिक्षाटन करते हैं या कहीं कुछ काम मिल गया तो करते हैं। और जब ये पूरी लिस्ट हमारे पास आ गई 24 घंटे के अंदर, तब हमने उन तक खाना पहुंचाने की मुहिम शुरू की। तो इसके अलावा हम जानना चाहते हैं कि जो भी आपने योजना बनाई है तो किन किन संगठनों से आप जुड़े हैं और उनकी संरचना कैसी है। इसमें सबसे पहला तो आभारी रहेंगे कि जिला प्रशासन ने जिन्होंने हम पर विश्वास किया, जी जिसमें जिला कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, अपर कलेक्टर हैं, ये पूरा एक जो प्रशासनिक ढांचा है, जी उन्होंने भी ये विश्वास किया कि नहीं, ये टीम है जो कार्य कर सकती है। जी जी तो जब ये हुआ तो प्रशासन ने ये तय किया कि हम अपने स्तर पर एक केंद्रीय किचन होती है जिसमें स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार होता है, वर्ष भर चलता है। जी ऐसे सेंट्रलाइज किचन में भोजन बनने की प्रक्रिया होगी, लेकिन उसे जो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है जी जी कि अपने पास देश में जैसे अनाज भी बहुत मौजूद है लेकिन उन गरीबों तक सही तरीके से पहुंच जाए, सफलता वो कहलाती है। जी जी तो भोजन बनने की प्रक्रिया या ऐसे में सहयोग करने वाले तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमारा ध्येय जो रहा है कि उन जरूरतमंदों तक, गरीबों तक अनाज पहुंचे, पका हुआ भोजन पहुंचे। और इसके लिए जैसे हमारी अपनी स्वयं की रिएक्ट संस्था है जी जो पिछले 35 वर्षों से इस विंध्य क्षेत्र में कार्य कर रही है। फिर इसके साथ में जो प्रमुख संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, वो राज्य आनंद संस्थान जो अध्यात्म मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन है
उसके हमारे टीम के सदस्य हैं। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन है जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट इकाई है उसके सदस्य हमारे साथ जुड़े। एक कैंसर वेलफेयर सोसाइटी चलती है, उसके सदस्य हमारे साथ जुड़े। हेल्पिंग हैंड संस्था है, वो हमारे साथ कार्य करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। जी, बेशक आप इतने ढेर सारे संगठनों से जुड़े हैं जिनके विविध आयाम हैं। सबकी अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कि हमें गरीबों तक, जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाना है, भोजन पहुंचाना है, इसके लिए सब ने अपने मूल काम छोड़ दिए और ये सामाजिक कार्य उसको दिल से अपनाया। जी, बिल्कुल, बहुत ही मानवता का कार्य है। जी। और जो भी हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो पुलिस है हमारी, उनके साथ साथ जो जो हमारे समाज सेवी हैं, उनका भी बड़ा ही योगदान नहीं, बिल्कुल। इस समय तो जैसे कहते हैं ना कि देश दुनिया के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ बंद हो गए हैं। अगर हमारे कोई देव स्थल हैं तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो हमारी पुलिस है, वो हमारा समाज के ऐसे लोग हैं जो चिंतनशील हैं, जो वाकई में जिसे आप फाइटर्स कह सकते हैं। ऐसे लोगों में सबसे नंबर 1 पर तो हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इनके बीच में रहकर भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। वो पुलिसकर्मी हैं जो तपती दोपहरी से लेकर रात भर में अपनी ड्यूटी करते हैं। और फिर मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन जो भी छोटे स्तर पर हमारे वो सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने पूरे शहर के एक एक घर तक पहुंचने का प्रयास किया, एक एक घर का सर्वे किया कि वाकई में ज़रूरतमंद कौन है। तो मैं तो अपने सारे साथियों को सलाम करूंगा कि वो हमारे साथ के असली फाइटर्स हैं जिन्होंने ज़रूरतमंदों को समय पर भोजन पहुंचाने का कार्य किया। नाम लेना चाहें तो हमारे इन कार्यक्रमों में उनके नाम भी आप ले सकते हैं, ताकि जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं उनसे किसी तरीके से कांटेक्ट करके जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें उनको मिलनी चाहिए तो उनके मैं एक प्रसंग भी आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहूँगा कि एक जैसी हमारी टीम है जो कैंसर वेलफेयर सोसाइटी से भारती शर्मा जी हैं, वो अपनी जीप लेकर सवेरे 9 बजे घर से निकलती हैं और उसके बाद भोजन अपनी गाड़ियों में ला देती हैं, अपनी जीप में ला देती हैं। उनके साथ में किरण सिंह बघेल हैं, उनके साथ में दीक्षा गोस्वामी हैं, प्रतीक्षा गोस्वामी हैं और श्लेषा शुक्ला हैं, श्रीधर पांडे हैं। ये ऐसे हैं, अपनी गाड़ी में ला देंगे पूरा भोजन और सवेरे से जो बांटना शुरू करते हैं। तो दिन भर ये महिला सदस्य खुद गाड़ी चलाती हैं, खुद एक एक घर पे पहुंचती हैं, गरीबों के द्वार तक पहुंचती हैं, उन्हें इकट्ठा करती हैं, जरूरतमंदों तक उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखती हैं, खुद मास्क लगाए रहती हैं और फिर उन तक भोजन पहुंचाती हैं। तो ऐसी महिला टीम भी है। 2 हमारे तो पास में तो ऐसे हैं, नीरेंद्र चौधरी और योगेंद्र चौधरी और इनका परिवार जो है, जिनके घर में चाचा की डेथ हो गई। उस दिन अंत्येष्टि हुई, लेकिन ठीक दूसरे दिन से उन्होंने फिर भोजन के कार्य को बंद नहीं होने दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये हमारे परिवार की व्यक्तिगत क्षति है, लेकिन हमारे कारण वो ज़रूरतमंद अगर भोजन नहीं पाता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा दुखद होगा। ऐसे लोग भी हैं। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, जैसे शाहिद परवेज जी हैं जो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के इस क्षेत्र के चेयरमैन हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा रखी है। वो स्वयं लगातार पहले दिन से ज़रूरतमंदों तक भोजन वितरित कर रहे हैं। मेरे छोटे ब्रदर राकेश हैं जो पूरे टाइम मॉनिटर करते रहते हैं, कहाँ कहाँ से शिकायतों के फ़ोन आ रहे हैं उसे दर्ज करते हैं, फिर अपनी टीम को बताते हैं कि वहाँ पर देखिए अभी 1 शिकायत आई है, वहाँ से 2 शिकायत आई है, वहाँ पे 20 लोगों का भोजन नहीं मिला है, वहाँ पे वो परेशान हो रहे हैं। वो पूरी टीम को आगे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। विजय सिंह है जो लगातार इन पूरे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे हैं, गौरव सिंह वगैरह हैं जो महसाओं से रीवा आते हैं, अपनी गाड़ी से कार में खाना ला देते हैं, ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुंचाते हैं और फिर वापस गांव लौट जाते हैं। ऐसे 80 साथी हैं। मैं तो नाम तो सबका लेना चाहता हूं, लेकिन कितनों का मैं नाम लूं। मैं तो दिल से मैं चाहूँगा कि समाज ऐसे तमाम उन लोगों को सपोर्ट करे जो वाकई में अपना तन मन धन लगाकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का और भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप सभी का नाम नहीं ले सकते, तो एक समग्र रूप से आकाशवाणी रीवा परिवार भी उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है जो सच में तन मन से और इस आपदा की और विकट घड़ी में एक साथ खड़े हुए हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जो कि अपनी एकता और अखंडता को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि फील्ड पर आपके द्वारा किस तरह के अनुभव किए गए। आए दिन आपका आना जाना होता रहता है, उन ज़रूरतमंदों के पास पहुंचते होंगे, तो किस तरह के कुछ हमारे श्रोताओं के लिए कुछ आप साझा करना चाहें? जैसे मैं बताऊं कि जैसे मैंने इतने नाम लिए, उसमें से एक राजेश दाहिया भी हैं। गर्ल्स कॉलेज में बहुत छोटी पोस्ट में है, लेकिन इस कार्य में वो भी जुड़े। वो
जो हमारी टीम सर्वे कर चुकी थी वो बताते थे कि ये स्लम एरिया यहाँ तक है, वहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अब हमारी इस टीम का इंतज़ार करते हैं कि अब टाइम हो गया, 1 बज गया, 1:15 बज गया, अब आते होंगे। तो उनके चेहरे पे एक ऐसी चमक आ जाती है कि कम से कम कोई तो है जो उन तक पहुंच रहा है। लेकिन हम उनको बताते हैं कि देखिए, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, प्रशासन अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये मान के चलें कि अगर हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये आप लोगों की इच्छा शक्ति भी है कि हमको आकर्षित करती है, और प्रशासन और सामाजिक संगठन आपके साथ हैं कि आपका ख्याल हम लोग रख रहे हैं कि और सबसे बड़ा ख्याल तो जो भी अपनी इस प्रकृति की सत्ता है वो रखती है। अपन तो केवल एक ऐसे मीडिएटर हैं जो एक लिंकमैन का काम कर रहे हैं कि हम कुछ अवसर मिला है। मैं तो अपने सारे मित्रों से कहता हूँ कि प्रभु सेवा का अवसर बहुत कम देता है, प्रकृति हमको सेवा का अवसर बहुत कम देती है, लेकिन जब भी अवसर मिला है तो उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए समाज के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि एक अगर हम पुराना एक इतिहास मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अपन इतिहास देखें तो जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर पूरा विश्व डरा हुआ है इस समय, जबकि अगर हम ये देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास जब स्पेनिश फ्लू फैला था उस समय लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग की डेथ हो गई थी। और हम 14वीं 15वीं सदी की बात करें तो उस समय प्लेग फैला था, तो यूरोप की लगभग 33% आबादी खत्म हो गई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हमने देखा कि उस समय सामाजिक संगठनों के लोग जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी सामने आई और उन्होंने समाज के लिए काम करना शुरू किया, बजाय अपनी चिंता करके, बजाय कि अन्य बीमारियों की चिंता करके। तो समाज के सामने एक कहीं ना कहीं एक चुनौती आती है, तो और चुनौती ऐसे ही सामाजिक संगठन के फाइटर्स लोग उसको स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति अपने घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। डर सबको लगता है कि बाहर निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो परिवार वाले भी चिंता करते हैं, थोड़ा सा मना भी करते हैं। लेकिन ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो एक डॉक्टर्स या पुलिस के बाद के एक तीसरे नंबर के फाइटर्स का काम कर रहे हैं, तो उनको भी चिंता रहती है, लेकिन अपने से ज़्यादा चिंता उनको लगता है कि ये एक अवसर है कि हम उस ज़रूरतमंद तक पहुंच सकते हैं। तो सामाजिक संगठन में काम करने का एक जज्बा उन्हें सामने लाता है। और शुरू से मैं अपनी टीम से यही कहता आया था कि देखिए, ये अवसर बार बार नहीं मिलते। रीवा में ही जैसे अगर हम ये कहें कि 1997 में रीवा में बाढ़ आई थी, लगभग आधा शहर डूब चुका था। तब ऐसे ही सामाजिक संगठन के लोग, हम लोग सब साथ ही में, मेरा खुद का घर डूब चुका था, मैंने अपने परिजनों को दूसरी जगह शिफ्ट किया और वैसे ही गीले कपड़ों में शाम से फिर सामाजिक संगठनों के साथ में मिलके दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे रीवा लगभग 2 या 3 बार बड़ी बाढ़ में घिर चुका है हम लोग के देखते देखते। लेकिन लगता है कि शहर में बहुत सारे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं। वो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आमंत्रित किया, लेकिन मैं तो उन सारे संगठनों की तरफ से, जैसे सिंधु सभा यहाँ पे काम कर रही है, मुस्लिम संगठन काम कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये एक अवसर होता है जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, तब सामाजिक कार्यकर्ता केवल अपनी चिंता नहीं करता है बल्कि समाज की भी चिंता करता है। बहुत सारे लोग होते हैं केवल अपनी चिंता करके अपने तक सीमित दायरे में हो जाते हैं, लेकिन फाइटर्स इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स, पुलिस या सामाजिक कार्यकर्ता अपनी चिंता से ज्यादा समाज की चिंता के लिए आगे आते हैं। ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में उभर कर सामने आया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बात करें, अभी आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि अपनी एक रिएक्ट संस्था का, उसके बाद आपने जिक्र किया था सेंट्रल किचन का। सेंट्रल किचन के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पर कहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है, कितना भोजन तैयार किया जाता है, कितने लोगों तक पहुँच रहा है, इसके बारे में कुछ। हाँ, रिएक्ट संस्था भी हमारी बहुत लंबे समय से काम कर रही है। उसमें जैसे शांति एवं सद्भावना दौड़ होती है, तो सद्भावना और एकता के लिए 87 से रीवा में वर्क कर रही है। आने वाला 1 जनवरी उसका 35वां वर्ष होगा। और रहा सवाल वर्तमान समय में भोजन की प्रक्रिया, क्योंकि जिस दिन से हम लोगों ने भोजन वितरण का काम शुरू किया तो पहले दिन मुश्किल से 445 लोगों तक हम पहुंचे, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये संगठन उन तक भोजन पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम पड़ने लगा कि भोजन ये संगठन दे रहा है, तो दूसरे दिन चाहे वो मुख्यमंत्री जी के पास भोपाल फ़ोन गया हो, चाहे जिला कलेक्टर कार्यालय में गया हो, वो सारे फ़ोन हम लोग के पास ट्रांसफ़र हो जाते थे कि ये शिकायतें आई हैं, ये शिकायतें आई हैं। और हमारी एक टीम
केवल उन शिकायतों को दर्ज करती थी और तुरंत उनको फ़ोन लगाती थी। और फिर जिला प्रशासन से हमने कहा कि अब संख्या बढ़ती जा रही है, हमें कुछ ऐसी सुविधा चाहिए जहाँ पर भोजन हम ज़्यादा निर्मित कर सकें। उन्होंने केंद्रीकृत किचन, जहाँ पर स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाया जाता है, उस भोजन में अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। अब जैसे अगर हम रोटी तो फिलहाल नहीं बन रही है, लेकिन रोटी की मशीनें बनी हैं जहाँ 1 घंटे में 10,000 रोटी तैयार हो जाती है। वहाँ पर चावल पकाने की मशीन लगी है, दाल और सब्जी पकाने की मशीन लगी है, जो बॉयलर सिस्टम पे स्टीम से तैयार होता है। ये पूरा आज वर्तमान समय में, जहाँ पे हमने पहले दिन 445 लोगों से शुरू किया था, आज 13,500 लोगों का खाना वहाँ पे बन रहा है प्रतिदिन। और वो मशीनों की आप ताज्जुब करेंगे, अगर खाना बनाने में मात्र 5 लोग लगते हैं। अब पूरा स्टीम से वो सब एक्सपर्ट हैं। वो कुछ लोग लगे हुए हैं जैसे चावल बीन रहे हैं, उसको सफाई कर रहे हैं, लेकिन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो 5 एक्सपर्ट लगते हैं। और उन मशीनों में दिन भर में 13,500 लोग के लिए चावल कभी तैयार होता है, चावल के साथ में कभी कढ़ी है, चावल के साथ में छोले हैं, चावल के साथ में सब्जी है, या किसी दिन पुलाव बन गया, किसी दिन खिचड़ी बन गई। और शाम होते होते तक में 13,500 लोगों तक ये केंद्रीकृत किचन के माध्यम से, जो सौरभ तिवारी और उनके साथी लोग वहाँ पर तैयार करवाते हैं। और ये पूरे हमारे रीवा के नगरीय क्षेत्र में ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा 45 वार्ड में, रीवा जिले में, जहाँ पे यहाँ का भोजन जरूरतमंदों तक न पहुँचाया जा रहा हो। भोजन की वितरण की जो व्यवस्था है, कैसे उन तक पहुँचता है? कुछ एक स्थान निश्चित किया गया है, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है? बिल्कुल। हमारे जैसे मैंने कहा कि 80 साथी हैं, तो उसमें से 12 साथी ऐसे हैं जो अपनी कार, जीप ये सब लेके आते हैं। और बहुत सारे साथी हैं जो मोटरसाइकिल पर आते हैं। जहाँ जहाँ से शिकायत मिली है और जिन जिन पॉइंट्स पर हम लोगों ने 53 पॉइंट चयनित किए हैं, आपने पहचान की है कि इस जगह पर, अब जैसे कुछ स्थान पर 400 लोगों का भोजन है, किसी में 500 लोगों का भोजन है, कहीं पर 1,000 की बस्ती है, वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाना है। कहीं पर कोई एक परिवार है जिसमें 5 लोगों को खाना पहुँचाना है। कहीं ऐसे होते हैं कि 2 परिवार हैं, किसी मोहल्ले के किसी अंदर गली में रह रहे हैं, 10-12 लोगों को खाना पहुँचाना है। तो जैसे जो आप देखते हैं कि कुछ कंपनियां घरों घरों तक बने हुए कुछ फूड्स पहुंचाती है, ऐसी ही हमारी टीम मोटरसाइकिल्स में, कार में, जीप में बना हुआ खाना बड़े बड़े कंटेनरों में लादती है। और ये कार्य सवेरे 11 बजे से शुरू हो जाता है। 11 बजे आप देखें कि किचन सेंटर पर इतने लोगों का भोजन बना, 13,000 लोगों का एक साथ नहीं बन पाता है, तो जाहिर है उसमें 2,500 लोगों का बनता है। एक बन के बड़े बड़े टबों में खाली हुआ, वो लद के जहाँ टीम निकली, दूसरा राउंड का चावल शुरू हो गया, दूसरे टाइम का खाना शुरू हो गया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, मतलब गाड़ियाँ निकलती जाती हैं, खाना बनता जाता है, गाड़ियाँ निकलती जाती हैं, खाना बनता जाता है। और हमारे पूरे 80 साथी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें तन, मन, धन तीनों से हमारे साथी लगे हुए हैं। एक तो पूरा समय दे रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ लाते हैं, अपना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, और वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और पूरे संतोष भाव से, पूरे प्रसन्न मुद्रा से उनको खाना खिलाते हैं, पूछते जाते हैं। और जो हमारी महिला टीम की सदस्य हैं, उनको तो अब नाम रट गए हैं कि वो पेड़ के नीचे वाली वो दादी अम्मा, वो फलाना गली की वो मौसी जी, वो ऐसे ऐसे लोगों को पूछ के, वो छोटे छोटे बच्चे, अरे वो देखो दीदी आ गई, वो दौड़ने लगते हैं बच्चे। उनको समझाया जाता है कि आप लोग भीड़ में रहेंगे तो दिक्कत में फंसेंगे। तो ये टीम न केवल समझाने का काम कर रही है, उन्हें भोजन प्रदान करने का काम कर रही है, उन्हें संतुष्टि प्रदान करने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस के कारण पहुंचा, ये एक चिंतन का समय आया है, हमारे पूरे समाज के लिए चिंतन का समय आया है कि अब एक बार फिर से कि हम लोग प्रकृति के स्वामी बनने की कोशिश न करें, हम केवल प्रकृति को स्वामी रहने दें। और अगर हम एक मोटे तौर पे कहें कि हम प्रकृति के सेवक बन के रहें। और एक चीज़ जब मैं सोच रहा था कि ये सब लॉकडाउन हुआ, सब लोग घरों में कैद हो गए, क्योंकि पूरे देश के हित के लिए प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया था। लेकिन जब इस पर मैंने चिंतन किया तो एक जैसे कहना चाहिए कि पंचलाइन उभर के जो मेरे दिमाग में आई कि
सामाजिक कार्य का या समाज सेवा का कभी लॉकडाउन नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विश्व में जब कभी भी ऐसी आपदाएं आती हैं, जब कभी भी लोग घरों तक सीमित हो जाते हैं, तभी डॉक्टर, तभी पुलिस, तभी सामाजिक कार्यकर्ता, जिनके लिए लॉकडाउन कभी नहीं होता, जिंदगी में कभी नहीं आता है, और ये सामाजिक कार्य है जहां पर लॉकडाउन नहीं होता है, वो कहलाती है समाज सेवा। जी, कहने का मतलब एक अनिवार्य रूप से ये कार्य तो होता ही है। सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो हमारी इसे भली भांति से समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कि सारी बातें बताई, अपनी 7 बातें भी बताई उन्होंने, प्रमुख जिनका अलग अलग वर्गों के लिए उन्होंने बताया है। जी। और एक संतुलन बना हुआ है भारत में अभी कि उस दर से मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी जिस तरह से विश्व के अन्य देशों में बढ़े, और लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है, तो एक संतुलन की स्थिति बनी हुई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हाइजीन की जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन कर रहे हैं, और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भी जो हमारी राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, वो जरूरतमंदों तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रही हैं। कि जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत चिंतन का समय है, और एक बात तो बिल्कुल तय हो गया है कि देखिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को आज तक कोई नहीं समझ सका है। और ये बात भी सही है कि प्रकृति स्वयं अपने आप को बैलेंस करती है, और डार्विन का सिद्धांत भी यही कहता है। और आप देखें कि एक डायनासोर युग भी था, वो भी खत्म हुआ। उसके बाद अगर हम अपने पौराणिक कथाओं को देखें तो रामायण काल या महाभारत काल को देखें तो वो भी एक निकल गया। अगर हम अपनी पुरानी सभ्यताओं को देखें तो चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, इजिप्ट हो, यूनान की सभ्यता हो, उसका भी एक समय था। मतलब प्रकृति सबको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ती है। और फिर उसके बाद प्लेग का युग आया, 14वीं शताब्दी में महामारी फैली, उसका भी एक समय था। वर्तमान समय में अब हमको चिंतन करना होगा कि हम किस ओर दौड़ रहे हैं। जो एक परमाणु बम वाली बात है, या हम आधुनिकता की ओर दौड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो हमारी भारतीय प्राचीन सभ्यता रही है, भारतीय प्राचीन संस्कृति रही है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती थी, अगर एक बड़ी विशेष बात देखिए कि गैलीलियो ने तो मात्र 400 साल पहले विश्व को बताया कि सूरज स्थिर और पृथ्वी चक्कर लगाती है, जबकि हमारे ऋषि मुनि महात्माओं संत उन्होंने तो पता नहीं कितने हजारों साल पहले इसको मान लिया था कि इस पूरे ब्रह्मांड का, इस अपने सौरमंडल का अधिष्ठाता सूर्य है। और वो निवेदन करते थे कि सूर्य है, पृथ्वी है, ये प्रकृति है, नाराज न हो। और आप देखिए कि हिंदू माइथोलॉजी में आज हमको विश्व अगर पर्यावरण की या सुरक्षा की बात करता है तो वो तो हमारी संस्कृति में आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनि लिख के चले गए। और उन्होंने क्या लिखा था कि ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। मतलब हे पृथ्वी, आप कुपित न हो, नाराज न हो। हे अंतरिक्ष, आप हम पे कृपा की वर्षा करें। हे वनस्पतियां, आप नाराज न हो, आप हमको शांति प्रदान करें। मतलब नदी, तालाब, पेड़ पौधे, प्रकृति, इन सबके रक्षा की बात करती थी। लेकिन आज का बाजार युग इन सबको नष्ट करने की बात करता है, परमाणु युद्ध की बात करता है, बमों की बात करता है। तो मुझे लगता है कि हम कुछ न करें, केवल अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर लौट जाएं। कि प्राचीन संस्कृति में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सवेरे उठो, अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आप एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, सवेरे एक्सरसाइज करो, प्रतिरोधक क्षमता की जो बात होती है। आज वायरस के इसमें सब कह रहे हैं कि मर वो लोग रहे हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जिनके पास इम्यूनिटी बेहतर है, वो भारतीय लोग आज कम प्रभावित हुए हैं, विश्व ज्यादा प्रभावित हुआ है। और जहाँ तक अपने संस्कृति की बात की, जो भारत देश में बहुत पहले से ही नमस्कार की प्रथा थी कि दूर रह के दूर से प्रणाम करने की है, उसको पूरा विश्व अपना रहा है। हमारे ये रहा कि घर का कोई भी कार्य स्नान करने के बाद, मतलब जितने भी हमारे में कीटाणु है या वायरस है या बैक्टीरिया है, वो सब साफ हो जाएं, उसके बाद घर का काम करें। किचन में जाने से पहले कहा जाता था कि बिल्कुल शुद्धता के साथ हमारे किचन में खाना पके, उसका भी असर हमारे ऊपर होगा, और वो शुद्धता है। चप्पल जूते बाहर उतारने की परंपरा थी। आज ये है कि आधुनिकता के चक्कर में लोग जूते पहन के डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर वैसे घूम के आ रहे हैं। फिर कुल मिला के मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही है, जिस पर आज पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है। और
संभवतः वही एक कारण है जो भारत की प्रतिरोधक क्षमता को भी मेंटेन किए हुए बचाए हुए है। यहाँ की उस संस्कृति के कारण कि आज पूरे विश्व में अगर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो दुनिया अब उनको हाथ जोड़ने लगी है, दुनिया उनको सलाम करने लगी है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति को वो पूरे विश्व पटल पर दे रहे हैं। चाहे वो विवेकानंद जी की बात हो, चाहे वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जी की बात हो, और सबसे प्रमुख बात यह है कि अब ये जितनी भी बातें हैं उसको पूरा विश्व अपनाने की ओर अग्रसर होगा, ये बिल्कुल तय है। सोशल डिस्टेंसिंग, जो छुआछूत को भले ही लोगों ने उसको एक प्रथा में जोड़ दिया हो, लेकिन छुआछूत से तात्पर्य ही मुझे लगता है ये रहा होगा कि कोई कहाँ से आ रहा है, किस गंदगी या बैक्टीरिया को लेकर आ रहा है, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए। वो स्वयं नहा धो के शुद्ध हो जाए, फिर उससे मिला जाए और हाथ जोड़। तो अब ये विश्व अपनाने लगा है। जी बिल्कुल, ये भारत के लिए बड़ी गौरव, भारत के लिए गौरव की बात है। और आज ये सिद्ध हो रहा है कि ये कोरोना वायरस नहीं, ऐसे कितने वायरस भी आ जाएंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के कारण हम काफ़ी हद तक दुनिया से सुरक्षित रहेंगे। अंत में मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूँ कि ये वायरस एक प्रकार से जो आया है, इसको लोग अपन कह रहे हैं कि वायरस फैला है। मुझे लगता है ये प्रकृति का एंटी वायरस है। जैसे कंप्यूटर में अगर वायरस भर जाता है तो अपन क्या करते हैं, एंटीवायरस लगाते हैं। इस प्रकृति में गंदगी फैल गई है, वैचारिक गंदगी फैल गई है, पेड़ पौधे, जंतु जानवर, पशु पक्षी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। प्रकृति ने ये एंटीवायरस लाया है कि आप घर में कैद रहो, अब हवा शुद्ध हो रही है, अब प्रकृति शुद्ध हो रही है। अब देखिए कि यमुना गंगा जो गंदगी बह रही थी, अब वो शुद्ध पानी बहना शुरू हुआ है, मतलब का स्तर काफी कम हुआ है ना। वन्य प्राणी और पशु पक्षी अब सड़कों पे निकल के आने लगे। इसका मतलब है, अगर गंभीरता सोचा जाए तो ये प्रकृति का एंटीवायरस कह सकते हैं आप इसको, कि प्रकृति ने जो एंटीवायरस दिया है, और अगर हम आज भी नहीं समझे तो अभी तो केवल छूने से ये वायरस फैल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि विश्व इस बाजारी युग में अगर पानी और हवा में वायरस फैलने पाया तो इस पृथ्वी में मानव का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब भी ये अपने को सचेत होने का समय है, चिंतन का समय है कि हम किस ओर दौड़ रहे हैं, अपनी मृत्यु के करीब दौड़ रहे हैं या इस पृथ्वी को और अपने आप को बचाने की तरफ दौड़ रहे हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। और जाहिर है कि हम अपनी संस्कृति को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग को समझें, और इस बात को समझें कि प्रकृति में जितना हमारा हक है उतना पेड़ पौधे, नदी, डायवर्सिटी, वन्य प्राणी और उतने ही पक्षियों का भी हक है। उन्हें भी समान वातावरण प्रदान करें, और वो तभी संभव होगा जब हम अपनी अरण्य संस्कृति को ध्यान करके और उसका पालन करना शुरू करेंगे। बिल्कुल श्रोताओं, आप मुकेश जी द्वारा कही गई बातों पर अमल कर रहे होंगे। प्रश्न के पहले हमने पूछा था कि जिन लोगों तक अगर भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोग सुन रहे हैं हमारे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा और जानकारी भी देना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पे और रीवा डिस्ट्रिक्ट में भी, या जिस भी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र से लेकर गांव तक में, शासन ने जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड के साथ में बीपीएल कार्ड है, या जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भी केवल आधार कार्ड बताएं और वो नियरेस्ट कोटे से जाके अनाज प्राप्त कर सकते हैं। ये शासन ने घोषणा कर दी है और इस पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। तो जो जिस क्षेत्र में भी अगर मेरी बात सुन रहा है आकाशवाणी के माध्यम से, वो अपने नियरेस्ट कोटे से जाकर, गाँव में अगर आप हैं तो सचिव के माध्यम से, कोटेदार के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से आप उस अनाज के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। और जिनके पास कोई भी कागज नहीं है, उनको भी अनाज देने के लिए शासन ने कार्य शुरू कर दिया है। और नगरीय क्षेत्र में अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे घर तक अनाज पहुंच गया है, लेकिन अभी हमारे पास ईंधन की समस्या आ रही है, उनको पका हुआ भोजन चाहिए, तो आप कलेक्टर कार्यालय फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारी टीम के पास कलेक्टर कार्यालय के ठीक पीछे केंद्रीकृत किचन है, वहाँ पहुँच सकते हैं। और जैसा शुरू में ही आपने बताया, मेरा नाम ही बता दिया है, डॉक्टर मुकेश यंगल। आप मुझे कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर नगरीय क्षेत्र में हैं, किसी भी कोने में आप हैं, आप तक भोजन पहुंचेगा। ये मैं अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से ये आपको आश्वस्त करता हूं कि आप तक पका हुआ भोजन पहुंचेगा। और रहा सवाल अनाज का, तो शासन ने हर स्तर पर, हर वार्ड में, हर गांव स्तर पर
आपको कोटे से अनाज की व्यवस्था मुकर्रर कर दी है, वो आप जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, आपको संयम बस्तर रखना है, और जहाँ की पूरा देश और शासन प्रशासन है, हमारे स्वयंसेवी संगठन है, पूरी आम लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं जिनका नाम हम बता भी नहीं सकते, संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें एक प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और सचमुच स्वयंसेवी संगठन और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका अच्छा योगदान है। आप संयम रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये विपदा जो आई है ये जल्द ही दूर होगी, हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। मुकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगा, और धन्यवाद करूंगा हमारे उन समस्त 80 साथियों का जो बिल्कुल लगभग महीने भर से नगरवासियों के लिए काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं। साथियों धन्यवाद, और साथियों धैर्य बनाए रखिए, और जो भी ये बात सुन रहे हैं वो भी इस कठिन आपदा को धैर्य के साथ में लें, और ये आपदा दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत